हेलो दोस्तों। चलिए आज हम जानते हैं ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में। यह क्यों इतना पूरे दुनिया में चर्चा का कारण बना हुआ है, तो चलिए जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार वर्ष 2050 तक कुल ऊर्जा मिश्रण में हाइड्रोजन की हिस्सेदारी 50% तक हो जाएगी। अब इसका ये मतलब हुआ कि इस तरह के जितने भी सोर्सेज हैं, जैसे सोलर, विंड, जियोथर्मल, इन सभी में हाइड्रोजन की हिस्सेदारी 50% होगी। एजेंसी ने यह भी सुझाव दिया है कि उपयोग किया जाने वाला हाइड्रोजन, इसका लगभग 66% हिस्सा प्राकृतिक गैस के बजाय जल से प्राप्त किया जाना चाहिए। अभी हाल ही में इंटरनेशनल रीन्यूएबल एनर्जी एजेंसी ने वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक रिपोर्ट भी जारी किया है। तो आइए हम जान लेते हैं कि ये आउटलुक रिपोर्ट जारी कौन करता है। तो इसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसे विश्व आर्थिक मंच भी कहा जाता है, इसके द्वारा जारी किया जाता है, जो कि हर साल जारी होता है। तो इसके प्रमुख बिंदु क्या हैं? ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021 को विश्व आर्थिक मंच ने जारी किया, जिसमें उसने यूरोपियन यूनियन और 115 देशों को शामिल किया। 2021 के सूचकांक में विभिन्न पहलुओं के आधार पर 115 देशों की ऊर्जा प्रणालियों के वर्तमान प्रदर्शन का मूल्यांकन एवं सर्वेक्षण किया गया है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021 में 115 देशों की सूची में अपने भारत का स्थान 87वां रहा। वहीं स्वीडन पहले, नॉर्वे दूसरे और डेनमार्क तीसरे स्थान पर रहा। अगर देखा जाए तो ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में दुनिया के शीर्ष 10 देशों में पूरे के पूरे पश्चिमी और उत्तरी यूरोप के ही देश हैं। 2021 के इस सूचकांक में यह भी बताया गया है कि चीन और भारत के कुल वैश्विक ऊर्जा मांग में सामूहिक रूप से 1/3 की हिस्सेदारी है, जबकि इन दोनों ही देशों ने ऊर्जा बास्केट में कोयले की महत्वपूर्ण भूमिका बने रहने के बावजूद पिछले दशक के मुकाबले ऊर्जा रूपांतरण के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा सुधार दर्ज किया है। भारत और चीन ने अपने इस ऊर्जा बास्केट में नवीनीकरण के ऊर्जा को भी बढ़ाया है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021 में चीन की रैंक 68 है। गौरतलब है कि ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत को 74वां स्थान मिला था। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक विभिन्न देशों के नेट शून्य उत्सर्जन की स्थिति का विश्लेषण करता है। उल्लेखनीय है कि नेट शून्य उत्सर्जन का तात्पर्य उस स्थिति से है जब मानव द्वारा उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैस को वायुमंडल से हटाकर संतुलित कर दिया जाए। हाइड्रोजन पर भी अब एक नज़र डाल ही लेते हैं। स्वच्छ वैकल्पिक ईंधन विकल्प के लिए हाइड्रोजन पृथ्वी पर मौजूद प्रचुर तत्वों में से एक है। हाइड्रोजन का प्रकार उसके बनाने की प्रक्रिया पर भी निर्भर करता है, जिसमें से पहला है ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए जल का अक्षय ऊर्जा के द्वारा इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है। इलेक्ट्रोलिसिस करने के कारण कार्बन के फुटप्रिंट भी काफ़ी कम पाए जाते हैं। अब बात कार्बन फुटप्रिंट की हो रही है, तो आइए इसे भी जान लेते हैं। कार्बन फुटप्रिंट का अर्थ किसी एक व्यक्ति, संस्था या उत्पाद के द्वारा किया गया कुल कार्बन का उत्सर्जन है। यह उत्सर्जन ग्रीन हाउस गैसों या कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में ही होता है। अब हम कुछ बातें इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में भी जानने का प्रयास करते हैं। तो इलेक्ट्रोलिसिस के तहत जल का विभाजन किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का निर्माण होता है। अब जब बात हाइड्रोजन की हो रही है तो इसके प्रकारों को भी जान ही लेना चाहिए, जिसमें से हम ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में तो थोड़ा बहुत जान चुके हैं, लेकिन अब उसके प्रकारों में ब्राउन हाइड्रोजन और ब्लू हाइड्रोजन जो हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं। तो ब्राउन हाइड्रोजन का उत्पादन कोयले की मदद से किया जाता है और ब्लू हाइड्रोजन का उत्पादन प्राकृतिक गैस से होता है। अब हाइड्रोजन एक ऊर्जा का वाहक है, न कि स्रोत, और यह ऊर्जा के अधिक मात्रा को संग्रहित या वितरित कर सकता है। वर्तमान में यह पेट्रोलियम शोधन और उर्वरक उत्पादन के क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा प्रयोग में लिया जा रहा है। अब कुछ बातें भारतीय परिप्रेक्ष्य में। उर्वरक व रिफाइनरियों सहित औद्योगिक क्षेत्रों में अमोनिया व मेथनॉल के उत्पादन हेतु भारत प्रतिवर्ष लगभग 6 मिलियन टन हाइड्रोजन की खपत करता है। इसके बढ़ती मांग के चलते यह वर्ष 2050 तक 28 मिलियन टन हो सकता है। भारत अपने सस्ते नवीकरणीय ऊर्जा शुल्कों के कारण वर्ष 2030 तक ग्रीन हाइड्रोजन का शुद्ध निर्यातक भी बन जाएगा।
अब भारत के लिए ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग का महत्व। ग्रीन हाइड्रोजन भारत को स्वच्छ ऊर्जा की ओर ले जाएगा, साथ ही यह देश को जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने में भी मदद करेगा। पेरिस जलवायु समझौते के तहत भारत ने वर्ष 2005 के स्तर से वर्ष 2030 तक अपनी अर्थव्यवस्था की उत्सर्जन तीव्रता को 30 से 35% तक कम करने की बात भी कही है। इससे भारत जीवाश्म ईंधन पर अपनी निर्भरता को भी कम करेगा। अब बात कर लेते हैं ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में भारत द्वारा उठाए गए कदमों की। तो इसमें केंद्रीय बजट 2021-22 के तहत एक राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन की भी घोषणा की गई है, जो हाइड्रोजन को एक वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत के रूप में उपयोग करने के लिए एक रोड मैप भी तैयार करेगा। इसी तरह अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में भी भारत की कुछ पहल हैं। आइए उसे भी जान लेते हैं। पहला है जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। तीसरा रूफटॉप सौर योजना। चौथा राष्ट्रीय पवन सौर हाइब्रिड नीति। पाँचवां पीएम कुसुम। इस छोटे से टॉपिक पर मैंने कुछ प्रकाश डालने का प्रयत्न किया है। आशा है दोस्तों आपको यह पसंद आएगा। अगर आपको यह पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।